हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका फ्रेंड सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, आज हम एक न्यू लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इससे पहले भी आप लोगों को मेरे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और हम लोग जीएसटी के अंदर दोस्तों शेड्यूल नंबर 2 पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को शेड्यूल नंबर 2 पढ़ाया था। व्हाट इज शेड्यूल नंबर 2? दोस्तों, शेड्यूल नंबर 2 इज नॉट इन रिलेशन टू सप्लाई। शेड्यूल नंबर 2 आपको यह बताता है कि कौन से ट्रांजैक्शन को आप सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे और कौन से ट्रांजैक्शन को आप सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे। इससे पहले दोस्तों हम शेड्यूल नंबर 1 पढ़ चुके हैं। शेड्यूल 1 में मैंने आप लोगों को वो ट्रांजैक्शंस बताए थे जिनमें विदाउट कंसीडरेशन होने पर भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जाएगा। उसमें मैंने आपको 4 पैरास पढ़ाए थे। दोस्तों, शेड्यूल 2 हमारा लास्ट क्लास में स्टार्ट हो चुका है। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A कि हम किसी ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स बोलें या हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलें। इसके लिए दोस्तों कल मैंने आपको 2 पॉइंट्स पढ़ा भी दिए थे, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। दोस्तों, आप अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर को निकाल लीजिएगा। सेक्शन 7(1)(a) के अंदर डियर सबसे पहले बात ट्रांसफर की हुई थी कि कोई भी बंदा अगर गुड्स में से अपना टाइटल ट्रांसफर करेगा, अगर आप गुड्स में से अपना टाइटल ट्रांसफर करते हो तो दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। उसको आप सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हो। लेकिन जब आप टाइटल ट्रांसफर नहीं करते हो, आप यूज करने का राइट देते हो किसी को, आप किसी चीज को यूज करने के लिए देते हो, तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। सर, अगर ओनरशिप फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर हो रही हो तो, जैसा हायर परचेज में होता है, जैसा सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर होता है, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर होता है, तो दोस्तों अगर ओनरशिप इन अ फ्यूचर डेट ट्रांसफर हो रही है, सो दैट विल ऑल्सो बिकम सप्लाई ऑफ गुड्स। सो द फाइनली व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज दैट इफ यू आर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, माय डियर फ्रेंड्स, जब आप ओनरशिप को ट्रांसफर करते हो तो वो कहलाता है सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों लैंड और बिल्डिंग के बारे में। जो लैंड और बिल्डिंग होती है उसको लीज पर देना, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस, ये सब दोस्तों सर्विस कहलाता है। आप इसको सप्लाई ऑफ गुड्स कभी बोल भी नहीं सकते, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग इज नॉट अ गुड्स, तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहां से बोलोगे। लेकिन अगर आप उसको यूज करने के लिए देते हो देन इट वुड बिकम सप्लाई ऑफ सर्विसेज, राइट। उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। तो दोस्तों फटाफट से अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो। मैं आज आप लोगों को शेड्यूल नंबर 2 का 3rd पॉइंट नोट करवाने जा रहा हूं। और व्हाट इज आवर 3rd नंबर पॉइंट? ध्यान से समझिएगा 3rd नंबर पॉइंट क्या है और इसको नोट करिएगा। पहले नोट कर लो, ट्रीटमेंट, राइट, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। दोस्तों, जब हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं, जब हम कोई प्रोसेस करते हैं, राइट, उसको लॉ की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? जॉब वर्क। दोस्तों, जॉब वर्क किस पर किया जाता है? किसी दूसरे के गुड्स पर। अगर मिस्टर ए अपना गुड्स मिस्टर बी को देता है कि मिस्टर बी आप इसको प्रोसेस करके मुझे वापस लौटा दो और मुझसे प्रोसेसिंग फीस ले लो, सो मिस्टर ए इज नॉट ट्रांसफरिंग द गुड्स टू मिस्टर बी। दिस इज ओनली गिवन फॉर द पर्पज ऑफ जॉब वर्क। दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, मिस्टर बी ने जॉब वर्क किया, प्रोसेस किया और अपना प्रोसेसिंग चार्ज ले लिया 10,000 और उसने उस गुड्स को वापस रिटर्न कर दिया मिस्टर ए के पास। दोस्तों, जरा सोच समझकर बताइए कि जो मिस्टर बी है वो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है या सप्लाई ऑफ सर्विस? दोस्तों, बट ऑब्वियस इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि जॉब वर्कर डियर गुड्स को सेल नहीं कर रहा, वो अपनी सर्विस दे रहा है किसी अनदर पर्सन के गुड्स पर। इसको हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। आई थिंक दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। हां सर, हमें ये बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज पॉइंट नंबर 4? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। दोस्तों, ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। नोट करने से बहुत बढ़िया मैसेज जाता है माइंड को, चीजें याद होती हैं, राइट। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट है ना। बिजनेस असेट का जब भी ट्रांसफर होगा, इसमें पहला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, गुड्स
पार्ट ऑफ गुड्स पार्ट ऑफ बिजनेस असेट। दोस्तों बिजनेस असेट, गुड्स पार्ट ऑफ बिजनेस असेट आर ट्रांसफर्ड, गुड्स पार्ट ऑफ बिजनेस असेट आर ट्रांसफर्ड और displayed, sorry, not displayed, it is disposed, transferred or disposed, whether or not for consideration, whether or not for consideration, whether or not for consideration। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास बिजनेस का स्टॉक है, आपके पास बिजनेस के गुड्स हैं और आप उसे परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो या आप उसको डिस्पोज कर रहे हो, आप चाहे वेदर कंसीडरेशन के लिए कर रहे हो या विदाउट कंसीडरेशन कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अपने बिजनेस की एसेट को डिस्पोज करना या उसको किसी को देना सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है? बट ऑब्वियस दोस्तों, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। हम इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। सर इसने ऐसे क्यों बोला कि विदाउट कंसीडरेशन? याद करो दोस्तों शेड्यूल 1 में अगर आप बिजनेस असेट को विदाउट कंसीडरेशन भी देते हो तो वो सप्लाई मानी जाती है ना? लेकिन वो कौन सी सप्लाई मानी जाएगी? इट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ गुड्स, है ना? इसके अंदर डियर एक पॉइंट आप लोगों को और नोट करना है, एक पॉइंट आप लोगों को और नोट करना है इसी पॉइंट नंबर 4 में। गुड्स हेल्ड और यूज फॉर बिजनेस, गुड्स हेल्ड और यूज फॉर बिजनेस आर पुट टू यूज फॉर पर्सनल पर्पस, है ना? पर्सनल पर्पस और मेड अवेलेबल टू अदर्स फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, whether or not for consideration, whether or not for consideration। दोस्तों इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं और आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। सपोज करो दोस्तों हमने अपने बिजनेस के लिए एक लैपटॉप परचेज किया, इट इज अ लैपटॉप दैट इज यूज फॉर आवर बिजनेस, ठीक है? अच्छा, जब हम लैपटॉप खरीद के लाएंगे तो हम इस पर आईटीसी बुक करेंगे, जीएसटी का। बाद में डियर ये लैपटॉप मिस्टर ए परचेज करके लाया था और उसने अपने सन को दे दिया, सन को फॉर स्कूल प्रोजेक्ट। इट इज नॉट ट्रांसफर्ड, इट इज गिवन फॉर पर्सनल यूज। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, आप जिस लैपटॉप को बिजनेस के लिए लाए थे, अब आप उसी लैपटॉप को अपने सन को दे रहे हो कि जा बच्चा जा सिमरन जा, बच्चे को दे दिया आपने कि बच्चा यूज कर इसको, स्कूल का काम कर, इस पर प्रोजेक्ट बना। दोस्तों मुझे बताइए, वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अच्छा यहां पर कंसीडरेशन हो या ना हो, रिलेटेड पर्सन के साथ किए गए ट्रांजैक्शन, याद करो शेड्यूल 1 में सन आपका रिलेटेड पर्सन है, कंसीडरेशन हो या ना हो इसे सप्लाई माना जाएगा। लेकिन दोस्तों प्लीज सोचकर बताइए, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस? द आंसर इज इट इज सर्विस, क्योंकि दोस्तों इसमें ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, it is just given for the purpose of use. If it is given for the purpose of use, it is called supply of service. It is not supply of goods. I think आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। Yes sir,
इसी पॉइंट नंबर 4 में आप एक चीज और नोट करिएगा, गुड्स पार्ट ऑफ असेट्स, गुड्स पार्ट ऑफ असेट्स ऑफ बिजनेस, गुड्स पार्ट ऑफ असेट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन। देखो आपको थोड़ा सा फास्ट लिखना है, आपको थोड़ा सा हैबिट बनाना है फास्ट लिखने का, एग्जाम में पेपर बहुत बड़ा आता है डियर। कैरिड ऑन बाई अ पर्सन, कैरिड ऑन बाई अ पर्सन हु सीज टू बी a taxable person, who sees to be a taxable person, deemed to be supplied by him, deemed to be supplied by him। सुनो माय डियर फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में नाम लेते हैं मिस्टर अतुल का। मिस्टर अतुल क्या कर रहे हैं जी? वाइंडिंग अप हिज बिजनेस, वो अपने बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं दोस्तों, बंद करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, वो जब अपना बिजनेस बंद करेंगे तो जितना भी गुड्स पड़ा है लेफ्ट इन स्टॉक, उनके पास बहुत सारा गुड्स पड़ा रह गया। दोस्तों याद करो, आप अपने बिजनेस में जब स्टॉक परचेज करते हो, जब आप गुड्स परचेज करते हो, तो आप उसके ऊपर आईटीसी जरूर बुक करते हो। लेकिन जब वही बिजनेस आपका बंद हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है, सीज हो जाता है, तो डियर वो जो स्टॉक पड़ा रह जाता है उसे सप्लाई मान लिया जाता है। एज पर शेड्यूल 1 उसे सप्लाई मान लिया जाता है। अब आपने चाहे उसको बेचा नहीं हो, लेकिन वो स्टॉक जो पड़ा रह गया डियर उसको सप्लाई माना जाएगा, है ना? तो वो जो स्टॉक पड़ा रह गया डियर उसको आप लिख लो, नोट कर लो, गुड्स लेफ्ट इन स्टॉक शैल बी deemed to be supplied by him। उसको दोस्तों सप्लाई किया हुआ मान लिया जाएगा। ऐसा मान लेंगे जी सप्लाई हो गई, है ना? बिकॉज आपने आईटीसी ले रखा होता है इसलिए उसको सप्लाई मान लेते हैं। दोस्तों आईटीसी दिलवाया ही इसलिए जाता है कि अगर इनवर्ड पर टैक्स लगा है तो आउटवर्ड पर भी टैक्स लगना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो दोस्तों आजादी तभी तो मिलती है जब खून मिलता है। तो आउटवर्ड सप्लाई पर भी क्या लगना जरूरी है दोस्तों? आउटवर्ड सप्लाई पर भी टैक्स लगना जरूरी है। तो जैसे ही अपना बिजनेस वाइंड अप होता है, जैसे ही अपना बिजनेस वाइंड अप होगा दोस्तों, तो जितना भी गुड्स स्टॉक में पड़ा रह जाएगा, जितना भी गुड्स स्टॉक में पड़ा रह जाएगा उसको डीम्ड टू बी सप्लाइड माना जाएगा, है ना? डीम्ड टू बी सप्लाइड माना जाएगा। अच्छा इतना सा बता दो डियर, उसको जब आप डीम्ड टू बी सप्लाइड मानोगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे या सर्विस? सर बट ऑब्वियस है, अगर गुड्स पड़ा रह गया तो इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। दोस्तों उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। अच्छा दोस्तों इस चीज के मैं कुछ आप लोगों को एक्सेप्शंस नोट करवा देता हूं। मैं आप लोगों को दोस्तों इसके कुछ एक्सेप्शंस नोट करवा देता हूं, और एक्सेप्शंस क्या हैं दोस्तों वो आप यहां पर लिख लो। मैं आपको कुछ ऐसे एक्सेप्शन नोट करवा रहा हूं जहां पर अगर बिजनेस बंद हो भी गया है तो जो गुड्स रह गया है बिजनेस में, लेफ्ट पड़ा रह गया है, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसके एक्सेप्शन आपको लिखने पड़ेंगे डियर, आपके बड़े काम के हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन लिख लो दोस्तों, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, business is transferred as a going concern to another
पर्सन। दोस्तों आपको राइटिंग हैबिट डालना पड़ेगा अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, एक बार नोट कर लो फिर समझाता हूं। और सेकंड एक्सेप्शन भी लिख लो। सेकंड एक्सेप्शन क्या है? बिजनेस इज कैरिड ऑन, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाई आ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव who is deemed to be a taxable person। ये दो एक्सेप्शन नोट कर लीजिए। क्या है ये दो एक्सेप्शन? बताता हूं डियर। अगर किसी का बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है एज अ गोइंग कंसर्न अनदर पर्सन के पास, सपोज करो डियर, लिखने वाली बात नहीं है, नोट करने वाली बात नहीं है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो अभी चल रही है, इट इज ऑपरेटिंग कंपनी, राइट। और चलते चलते क्या हुआ कि वो वाई लिमिटेड के अंदर मर्ज हो जाती है, मर्ज। तो एक्स लिमिटेड का जो बिजनेस है वो रनिंग बिजनेस वाई के अंदर मर्ज हो जाता है। देन ऐसी सिचुएशन में डियर, क्या एक्स का स्टॉक वाई के पास जो चला गया आप उसको सप्लाई मान लोगे? नो, इट इज नॉट अ सप्लाई। दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस को बंद कर दो और फिर उसकी असेट को 1 by 1 सेल करो, देन इट इज सप्लाई। लेकिन आपका रनिंग बिजनेस अगर दूसरे के पास चला गया है तो बिजनेस बंद जरूर हो गया, लेकिन डियर इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। एक्स की सारी असेट वाई के पास चली जाएगी, लेकिन डियर हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गई, तो प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, पार्टनरशिप फर्म का जीएसटी में नंबर अलग होता है, क्योंकि पैन डिफरेंट होता है। लेकिन क्या डियर आप उसको सप्लाई मान लोगे? नहीं मानेंगे। तो एज अ गोइंग कंसर्न अगर कोई बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है वो भी अनदर पर्सन को, दोस्तों ये किसी भी कंडीशन में सप्लाई नहीं माना जाएगा, एक्सेप्शन याद रखना। दूसरा, मिस्टर ए, दोस्तों मिस्टर ए की डेथ हो गई, बैड डेप्ट हो गए थे बिजनेस में, अटैक आ गया, चल बसे, भगवान को प्यारे हो गए मिस्टर ए। मिस्टर ए का सन है मिस्टर बी, तो दोस्तों मिस्टर बी अब उस बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहता है। मुझे बताइए डियर, क्या मिस्टर ए का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा जीएसटी में? बिल्कुल होगा जी, पैन चेंज हो गया, क्योंकि पैन बेस होता है रजिस्ट्रेशन। तो मिस्टर ए का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और वो बिजनेस आगे मिस्टर बी कैरी ऑन करेगा। अच्छा, मिस्टर बी को डियर टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा, डीम टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। तो बताओ डियर, ए का स्टॉक सारा बी के पास ट्रांसफर होगा, तो क्या आप इसको सप्लाई बोलोगे? ना, हम इसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। सो देयर आर 2 एक्सेप्शंस माय डियर फ्रेंड। ये 2 एक्सेप्शन हमेशा याद रखना, यहां पर सप्लाई नहीं माना जाएगा दोस्तों, इट इज एन एक्सेप्शन। ओके, यस सर, बात समझ में आ गई बहुत जोर से। ओके जी, बात बिल्कुल बहुत जोर से समझ में आ गई। चलिए, बाकी जब भी बिजनेस बंद होता है डियर, इन 2 एक्सेप्शंस के अलावा, तो जो स्टॉक पड़ा रह जाता है उसको डीम टू बी सप्लाइड मान लिया जाता है। और अगर डीम टू बी सप्लाइड मान लिया जाएगा तो कौन सी सप्लाई माना जाएगा? इट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ गुड्स। दोस्तों इसे हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 5 का ए, ये मैं आपको शेड्यूल 2 पढ़ा रहा हूं डियर। व्हाट इज शेड्यूल 2? पढ़ते पढ़ते बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो दोस्तों हम शेड्यूल 2 पढ़ रहे हैं। शेड्यूल 2 क्या है? व्हाट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, व्हाट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पॉइंट नंबर 5 का ए पढ़ा रहा हूं। शेड्यूल 2 के अंदर इसमें लिखा हुआ है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, जब आप उसको रेंट पर देते हो, रेंट पर, तो क्या ये सप्लाई है? यस, ये बिल्कुल सप्लाई है।
लेकिन ये कौन सी सप्लाई है, जरा सोच समझकर जवाब देना। सर ये सर्विसेज की सप्लाई है, किराए पर देना। आपके पास लैंड है, आपके पास बिल्डिंग है और आप उसको रेंट पर देते हो, तो रेंट पर देना क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या कहलाता है दोस्तों, सप्लाई ऑफ सर्विस, राइट। लेकिन दोस्तों जो बी नंबर का पॉइंट है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर। बी नंबर का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर इंपॉर्टेंट का साइन लगा लीजिएगा। बड़े ही काम का है दोस्तों, बड़े ही काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर ये, मैं बताता हूं डियर बी पॉइंट क्या है। बी पॉइंट है दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर। एक बार दोस्तों इसको पूरा नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखना शुरू करो भाई आपके कॉन्सेप्ट रजिस्टर में। कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग a complex, construction including a complex or building, complex or building intended for sale to a buyer, intended for sale to a buyer wholly और पार्टली, होली और पार्टली। आगे लिखिएगा एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट में क्या लिखना है डियर, मैं फटाफट से बता देता हूं, इसको नोट कर लीजिए फिर बताता हूं आपको। वेयर द एंटायर कंसीडरेशन has been received after issuance of completion certificate by competent authority or after its first occupation, whichever is अर्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बड़े काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन ए प्रैक्टिकल लाइफ भी डियर ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे सामने आते हैं। देखो जी क्या होता है, सपोज करो आप किसी लैंड बिल्डिंग को, किसी फ्लैट को परचेज करने जा रहे हो, तो जब दोस्तों आप किसी कंस्ट्रक्टेड कॉम्प्लेक्स में, बिल्डिंग में सिविल स्ट्रक्चर परचेज करने जाते हो तो वो लोग आपका बुकिंग करते हैं। जितने भी रियल एस्टेट के बिजनेस पर्सन होते हैं डियर, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, ये लोग बुकिंग करते हैं डियर। ये किसी बायर को अपनी चीज सेल करते हैं, इंटेंडेड फॉर सेल, बेचने के लिए बनाते हैं। अच्छा दोस्तों इतनी कैपिटल किसी के पास नहीं होती, तो ये लोग क्या करते हैं जी, एडवांस बुकिंग लेते हैं। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं भाई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो बिल्डर पहले अपनी जेब से 100 करोड़ लगाएगा, ना 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 ना, वो पहले से लॉन्च कर देता है प्रोजेक्ट को और बायर से बुकिंग लेने लग जाता है। अब सपोज करो डियर कोई फ्लैट 1 करोड़ का है और किसी बायर के लिए आपने उसकी बुकिंग कर ली। आप किसी बायर के लिए वो फ्लैट क्या कर लेते हो, बुक कर लेते हो। और आपने बुकिंग कितने में कर ली दोस्तों, आपने बुकिंग कर ली सपोज करो 5 लाख रुपए में। मतलब आपने सामने वाले से 5 लाख रुपया एडवांस ले लिया और एडवांस लेने के बाद आपने बुकिंग कर ली। तो ये माना जाएगा दोस्तों
कि जो बिल्डर है, वो बिल्डर एक तरह से बायर को सर्विस दे रहा है। कंस्ट्रक्शन सर्विस बोलेंगे इसको। इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आपने एडवांस मनी ले ली ना बिल्डर, चाहे आपने 1 रुपीज ही ले लिया हो, तो डियर इट इज लाइक दैट सप्लाई ऑफ सर्विस, और पूरे 1 करोड़ को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा अगर एडवांस बुकिंग ले ली तो। राइट सर, एक बात बताओ, कुछ फ्लैट सेल नहीं भी होते हैं, तो मान लो जी कुछ फ्लैट बिके ही नहीं, कुछ फ्लैट सेल ही नहीं हुए, और बायर आया बाद में और उसने वो फ्लैट परचेज किया। डियर, इंटायर कंसीडरेशन, जो इंटायर कंसीडरेशन था डियर, वो सब बायर ने बाद में दिया है। व्हेन योर प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। दोस्तों, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में इंटायर कंसीडरेशन दिया गया। तो मुझे एक बात बताओ डियर, क्या अब ये सप्लाई ऑफ सर्विस है? नो। सप्लाई ऑफ गुड्स आप बोल नहीं सकते, बिकॉज इट इज नॉट गुड्स। दोस्तों, इट इज कॉल्ड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट इज आउटराइट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जीएसटी कैन नॉट बी लेविएड। तो अगर कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप वहां ऑफिस या फ्लैट खरीदने जाते हो, तो दोस्तों जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज नॉट सप्लाई, इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, इट इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर आप एडवांस बुकिंग कराते हो तो डियर इसे सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। ऐसा लॉ में लिखा है, पढ़कर देखिए। इसमें साफ लिखा है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर, वेदर होली और पार्टली। बायर उसमें पूरा पार्ट खरीदने आया हो, पार्टली खरीदने आया हो, उसे सप्लाई ऑफ क्या कहोगे? सर्विस। लिख लो इसके सामने, आप उसको सप्लाई ऑफ क्या कहोगे दोस्तों? आप उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहोगे। लेकिन आगे बोला एक्सेप्ट, कब नहीं बोलेंगे? वेयर द इंटायर कंसीडरेशन, वेयर द इंटायर कंसीडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये क्या होती है सर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? जैसे दोस्तों मैं जयपुर में रहता हूं, तो यहां पर एक बॉडी है जिसका नाम है जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो वहां डीडीए होगा। हर जगह डियर कोई ना कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, तो वो आपको उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है। और आगे लिखा है आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। सपोज करो डियर जेडीए ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया 31 दिसंबर 2020 को, और बिल्डर ने उस पूरी बिल्डिंग में जो फर्स्ट ऑक्यूपेशन, जिसको पोजीशन बोलते हैं, वो दिया फर्स्ट फेब 2021 को। तो ये तो हो गया कंप्लीशन सर्टिफिकेट का दिन, और ये हो गया फर्स्ट ऑक्यूपेशन का दिन। बताओ दोनों में से अर्लियर कौन होगा? सर अर्लियर तो यही होगा। तो अगर एंटायर कंसीडरेशन 31 दिसंबर के बाद आया है तो फिर भैया जीएसटी नहीं लग सकता, फिर तो वो सप्लाई नहीं है, गुड्स तो बोल नहीं सकते, वो सर्विस भी नहीं है। सर एक बात बताओ, अगर पोजीशन किसी को पहले मिल गया हो, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग का सर्टिफिकेट मिलने से पहले, सपोज हमने दोस्तों 30 नवंबर 2020 को ही पोजीशन दे दिया था, जबकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट 31 दिसंबर को आया है, और आपने जो पहला पोजीशन दिया था किसी बायर को वो 30 नवंबर को दिया था, तो लॉ कहता है विच एवर इज अर्लियर। अब बताओ अर्लियर कौन है? सर अब अर्लियर 30 नवंबर है। तो अगर एंटायर कंसीडरेशन 30 नवंबर के बाद आया है दोस्तों, तो फिर हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ना गुड्स ना सर्विस। लेकिन डियर अगर आप किसी चलती हुई बिल्डिंग में बुकिंग करा लेते हो, 1 करोड़ का फ्लैट है, आपने 5 लाख से बुकिंग करा ली, तो एंटायर 1 करोड़ शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब वैसे दोस्तों देखो उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है, उसमें मटेरियल भी लगा है, लेकिन मैंने कहा था ना लॉ मेकर उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेगा। मानो तो ठीक, मानना पड़ेगा डियर, जबरदस्ती है। इट इज गिवन अंडर शेड्यूल नंबर 2। ठीक है,
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों, ये जो मैंने बी पॉइंट अभी आप लोगों को नोट करवाया है ना, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भाई अगर आ गया है तो देखो लाइक जरूर कर दो यार वीडियो को, आपका लाइक बड़ा मोटिवेशन देता है मुझे। इस बी पॉइंट के कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं, वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, काम आ सकते हैं। यहां पर जो कंस्ट्रक्शन वर्ड है उसका मतलब क्या है, तो आप नोट कर लो। कंस्ट्रक्शन मीन्स या कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स कर लो आप, इंक्लूड्स, इट इज मोर बेटर। कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स एडिशंस, ऑल्टरेशंस, रिप्लेसमेंट, रीमॉडलिंग of any existing civil structure, any existing civil structure। एक और पॉइंट आपको यहां नोट करना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब क्या है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी means any government authority or for example architect, चार्टेड अकाउंटेंट नहीं मेरे भाई, चार्टेड इंजीनियर। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट होता है ना, वैसे चार्टेड इंजीनियर भी होता है। लाइसेंस सर्वेयर, लाइसेंस सर्वेयर, राइट, ये सब होते हैं, ये सब होते हैं दोस्तों। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब डियर ओनली फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं है, इट मे बी एडिशन, इन मे बी ऑल्टरेशन, रिप्लेसमेंट, रीमॉडलिंग। पहले से कोई स्ट्रक्चर है उसको तैयार करके वापस से बनाया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द वर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन माय डियर फ्रेंड्स। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी। अच्छा, गवर्नमेंट अथॉरिटी डियर कई बार आर्किटेक्ट को ऑथोराइज कर देती है, चार्टेड इंजीनियर्स होते हैं, लाइसेंस सर्वेयर होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इनका आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो फिफ्थ का ए पॉइंट हो जाता है, बी पॉइंट हो जाता है। दोस्तों अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सी पॉइंट। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल नंबर 2, किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाए, किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाए। फटाफट से नोट कर लो मेरे भाई, फटाफट से नोट कर लो। टेम्पररी ट्रांसफर or permitting use or enjoyment of any intellectual property right। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद आप पढ़ेंगे पॉइंट नंबर डी, डेवलपमेंट, राइट, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स, एडेप्शन, अपग्रेडेशन, इन्हांसमेंट ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर। एक बार नोट कर लो,
पॉइंट नंबर ई, ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन, obligation to refrain or tolerate an act or situation my dear friends. तो obligation to refrain, tolerate an act or situation, इसका एग्जाम्पल नोट कर लो, इसका एग्जाम्पल नोट कर लो भाई। एग्जाम्पल क्या है? इन अ बिजनेस लाइक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट्स, राइट, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट्स। एक और पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट नंबर एफ। व्हाट इज पॉइंट नंबर एफ माय डियर फ्रेंड्स? ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स, transfer of right to use any goods for any purpose, transfer of right to use any goods for any purpose। इसका भी दोस्तों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। क्या है एग्जाम्पल? मशीनरी गिवन ऑन हायर। तो ये जो पॉइंट हैं दोस्तों, ये बड़े काम के हैं। फिफ्थ के अंदर पॉइंट नंबर ए मैंने पढ़ाया, रेंट पर देना इमूवेबल प्रॉपर्टी को। पॉइंट नंबर बी, अगर कोई कंस्ट्रक्शन बन रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, आप वहां पर जाकर बुकिंग कराते हो, पहले एडवांस पैसा देते हो, इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर प्रोजेक्ट कंप्लीशन या फर्स्ट पोजीशन में से जो अर्लियर हो, उसके बाद अगर आपने इंटायर कंसिडरेशन दिया है, तो दोस्तों फिर वो सप्लाई नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, राइट। सी पॉइंट कहता है दोस्तों कि अगर आप किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो राइट होता है, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, उसको किसी को यूज करने के लिए देते हो, उसका इंजॉयमेंट राइट आप किसी को टेम्पररी ट्रांसफर करते हो दोस्तों। तो जब आप उसको टेम्पररी ट्रांसफर करोगे, यूज करने के लिए दोगे, इंजॉयमेंट के लिए दोगे, तो दोस्तों वो भी क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्योंकि आप उसको परमानेंटली ट्रांसफर नहीं कर रहे भाई, आप उसको टेम्पररी दे रहे हो, और टेम्पररी देना भी क्या कहलाता है? सप्लाई ऑफ सर्विस, राइट। आईटी सॉफ्टवेयर, आप किसी से आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हो। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट को बोला कि माइक्रोसॉफ्ट प्लीज मेरे को एक सॉफ्टवेयर बना के दे दो, मैं उसका डेवलपमेंट करवाऊंगा, मैं डिजाइन करवाऊंगा, मैं उसका प्रोग्रामिंग करवाऊंगा, उसको कस्टमाइज करवाऊंगा, ये सारी प्रोसेस अपग्रेड करवाना, उसको एनहांस करवाना, दैट विल बिकम ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। दोस्तों ई पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस में हमें काम करने का पैसा मिलता है, तो मैनी टाइम्स बिजनेस में हमें काम नहीं करने का भी पैसा मिलता है। ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन, टॉलरेट, दोस्तों जैसे नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट होता है। मैंने किसी शॉपकीपर से कहा कि शॉपकीपर, जैसे सपोज दो स्वीट्स का शॉप है, दोनों रसगुल्ला बनाता है, रसगुल्ला, यू नो रसगुल्ला। अब एक का रसगुल्ला है 300 पर केजी, दूसरे का रसगुल्ला है 280 पर केजी, दोनों का क्वालिटी सेम है। बताओ भीड़ ज्यादा कहां जाएगा? 280 वाले के पास जाएगा। नेक्स्ट डे 300 वाले ने रेट डाउन कर दिया, उसने 250 कर दिया। अब सारा जो रश है वो कहां आएगा? 250 वाले के पास। उसके नेक्स्ट डे उसने जो 280 वाला था उसने 200 कर दिया, तो सारा रश किधर जाएगा? तो दोस्तों मुझे बताओ, बहुत नुकसान हो रहा है।
और दोनों का रसगुल्ला जनता जमकर खरीद रही है। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों इवनिंग में बैठे थे, उसने कहा देख भाई तू ऐसे कर, रसगुल्ला मत बना, कि तू मत बना रसगुल्ला, कि भाई मैं तेरे को 10,000 पर मंथ दूंगा रसगुल्ला नहीं बनाने का। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि तू अगर रसगुल्ला नहीं बनाएगा मैं तेरे को 10,000 पर मंथ दूंगा। कि सच्ची कि हम मुच्ची मुच्ची सच्ची मुच्ची, कि तू भाई कुछ और बना लेना, तू मिर्ची बड़ा बना लेना, तू कुछ और बना लेना यार, रसगुल्ला की जगह और कोई स्वीट, कि ठीक है मैं कल से नहीं बनाऊंगा। दोस्तों इसे बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिशन, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। तो एक तरह से डियर बी बनाएगा नहीं, बी उस काम को करेगा नहीं, बी उस चीज को टॉलरेट करेगा, उससे दूर रहेगा, उस काम को नहीं करेगा। इसके लिए मिस्टर ए 10,000 देगा बी को। इसका मतलब बी क्या दे रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस। काम को नहीं करना, चुप रहना, दूर रहना, टॉलरेट करना, अगर इसका भी आपको पैसा मिलता है, पैसा, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। अरे वाह सर, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। यस। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, गुड्स। दोस्तों गुड्स मूवेबल होता है, माल चालू होता है। अगर आप चालू चीजें किसी को यूज करने के लिए देते हो, आप उसका राइट टू यूज किसी को देते हो। जैसे आपके पास बिजनेस में मशीनरी है और वो मशीन आप किसी को यूज करने के लिए देते हो, हायर बेसिस पर देते हो। तो जब दोस्तों आप उसको हायर बेसिस पे दोगे ना, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस माय डियर फ्रेंड्स। उसे भी हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। सो द एंटायर ट्रांजैक्शन इन पॉइंट नंबर एफ, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस आप पढ़ रहे हो, ये सारे ट्रांजैक्शन क्या हैं दोस्तों, ये सारे ट्रांजैक्शन क्या हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। राइट, ओके सर, बात बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए जी, तो हमने 5 पॉइंट, देयर आर 5 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, बिकॉज हम शेड्यूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं दोस्तों। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6th पॉइंट। नोट करिए, नोट करिए दोस्तों, फॉलोइंग कंपोजिट सर्विसेज। फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई लिख लो यार, सर्विसेज की जगह क्या लिख लो, सप्लाईज। फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज, फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज। और इसमें नोट करो और लिखो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लिखो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट। और एक चीज और नोट करो इसके अंदर, सप्लाई फूड और एनी अदर आर्टिकल, सप्लाई फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और एनी ड्रिंक, और एनी ड्रिंक, एनी ड्रिंक। राइट। और इसके आगे लिखना पड़ेगा सर्विस। दोस्तों शेड्यूल 2 बनाने के पीछे लॉजिक क्या था, जस्ट रिमूवल ऑफ डाउट्स। मैंने कहा था ना, हमारे ऑफिस में एक कॉन्ट्रैक्टर आते हैं जिनका नाम है मिस्टर रामलाल। अच्छा, रामलाल क्या करते हैं जी, कंस्ट्रक्शन की सर्विस देते हैं। एक दिन मैंने कहा रामलाल मुझे ऑफिस बना के दे दो, मुझे बिल्डिंग बना के दे दो। तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है
और उसमें सर्विसेज भी इन्वॉल्व है। तो मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप ही सीमेंट, आयरन, लोहा जो भी लगेगा, स्टील जो भी लगेगा, आपको परचेस करके लाना है और आपको मुझे बिल्डिंग बना के देनी है। उन्होंने कहा जी डन, मैं 1 करोड़ में सारा काम कर दूंगा। मतलब उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है और उसमें सर्विस भी इन्वॉल्व है। लेकिन दोस्तों शेड्यूल 2 उसको क्या बोलता है? सप्लाई ऑफ सर्विस। जब हम अर्लियर लॉ की बात करते हैं डियर, बड़ी प्रॉब्लम आती थी। गुड्स वाले पोर्शन पर वैट लगाओ, सर्विस वाले पोर्शन पर सर्विस टैक्स लगाओ, बड़ी दिक्कत आती थी डियर। कितने को गुड्स माने, कितने को सर्विस माने। तो 1 करोड़ में इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता था और कई बार तो डबल टैक्सेशन हो जाता था डियर। किसी पर्टिकुलर पार्ट पर वैट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी, बड़ी दिक्कत आती थी। आप खाना खाने जाते हो, आपको फूड की सप्लाई होती है, कोई भी आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ड्रिंक वहां पर मिलते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो दोस्तों, वहां पर आपसे चार्ज लिया जाता है। अच्छा, रेस्टोरेंट में खाना महंगा क्यों मिलता है? क्योंकि वहां सर्विस भी इन्वॉल्व है। वहां कढ़ाई पनीर आप ऑर्डर करोगे तो कढ़ाई पनीर के साथ सर्विस भी इन्वॉल्व है। जब आप सीसीडी में कॉफी पीने जाते हो तो कॉफी के अंदर आपको सर्विस भी मिलती है। हल्का हल्का म्यूजिक चलता है, माहौल होता है डियर, समझो। लेकिन उसको बोलेंगे क्या? सप्लाई ऑफ सर्विस, जबकि उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है। तो पॉइंट नंबर 6 में डियर जो कंपोजिट सप्लाईज आपको नजर आ रही है, जिनमें एक से ज्यादा चीजें हैं, लेकिन यू आर ऑलवेज लाइक दैट सप्लाई ऑफ सर्विस। मानो तो ठीक, मानना पड़ेगा डियर, जबरदस्ती वाली बात है। और लास्ट पॉइंट आप लोगों को शेड्यूल नंबर 2 का बता देता हूं, अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख लीजिएगा। दैट इज पॉइंट नंबर 7 और लिखिएगा बाई unincorporated AOP or BOI to a member thereof for cash deferred payment or any other consideration, और इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल भी नोट कर लें। सोसाइटी supplies AC to its members, दोस्तों आपने देखा होगा कुछ सोसाइटीज होती हैं, क्लब होते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं। जैसे अगर आप में से कुछ लोग फ्लैट्स में रहते होंगे तो वहां एक हाउसिंग सोसाइटी होती है। हाउसिंग सोसाइटी में क्या होता है दोस्तों, वहां पर जितने फ्लैट होते हैं वो सब उस सोसाइटी के मेंबर होते हैं, और वो कई बार अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी होती हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी बोल सकते हो, यू कैन से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई सोसाइटी है, कोई क्लब है, अब उस सोसाइटी में मान लो 100 फ्लैट है तो 100 मेंबर हो गए, 100 मेंबर्स। अब वहां पर मान लो एसी लगाने हैं, तो सोसाइटी ने क्या किया, सभी मेंबर से पैसा लिया और एक बल्क में एसी का ऑर्डर किया। तो सोसाइटी अपने मेंबर्स को एसी की सप्लाई कर रही है। तो इट इज कॉल्ड, फटाफट बताओ दोस्तों आप इसको क्या बोलोगे। अच्छा, सोसाइटी इसके लिए कैश भी ले सकती है, इट मे बी डेफर्ड पेमेंट, इट मे बी एनी अदर कंसिडरेशन, लेकिन आप इसको बोलोगे क्या? ये सप्लाई तो है, लेकिन आप इसको कौन सी सप्लाई बोलोगे? सर हम इसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट, हम इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर मेंटेनेंस के पैसे लिए जा रहे हैं, एक सोसाइटी अपनी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए पैसे लेती है। जैसे वो एक पहले एक नाटक आता था, सीरियल जिसको अपन बोलते हैं टीवी पर, गोकुल धाम सोसाइटी का भीड़े भीड़े, उल्टा चश्मा कुछ आता था ऐसा। तो वो गोकुल धाम सोसाइटी में सारे मेंबर ही तो थे, वो अय्यर वगैरह और क्या क्या नाम था उनका, हाँ वो ममता जी क्या नाम था मुझे याद नहीं है। तो उसमें क्या होता था दोस्तों, सोसाइटी में क्या होता है, मेंबर्स होते हैं, मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं,
उसके बदले में उनको कॉमन सर्विसेज मिलती है। दैट इज नॉट गुड्स, दैट इज सर्विस। लेकिन अगर सोसाइटी अपने ही मेंबर्स को एसी सप्लाई कर रही है तो क्या आप उसको सर्विस बोलोगे? ना, क्योंकि वहां ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स माय डियर फ्रेंड्स। तो आई थिंक दोस्तों शेड्यूल नंबर 2 आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे पहले हम शेड्यूल 1 पढ़ चुके हैं, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 7(1)(c). विदाउट कंसिडरेशन वाली चीजों को भी सप्लाई माना जाता है। शेड्यूल 2 के अंदर डियर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जिन्हें आप सप्लाई ऑफ गुड्स बोलो या सप्लाई ऑफ सर्विस बोलो, दैट इज अंडर सेक्शन 7(1)(a). तो दोस्तों आशा करता हूं क्लास बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी है डियर तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों से करवा लो। मैं बहुत सारे नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं दोस्तों। और लास्ट में जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज क्लासेस।